हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज की कक्षा है 10वीं। विषय है गणित भाग दूसरा और हमारा पाठ चल रहा है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ तीसरा, वृत्त, जिसका भाग दूसरा आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले हमने अब तक क्या जाना उसको जानेंगे। हमने जाना वृत्त क्या है, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी एक केंद्र, एक बिंदु से, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं, और वो समान दूरी त्रिज्या होती है। तो ये सामान्य बात हमने अब तक सीखा है। उसके बाद हमने वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के कुछ गुणधर्म को देखा, जैसे कि वृत्त है, केंद्र है और वृत्त पर कोई बिंदु है एक ए। उस बिंदु को स्पर्श करते हुए या उस बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। अर्थात उस रेखा और उस वृत्त में एक बिंदु सामान्य होता है, और यह स्पर्श रेखा त्रिज्या को जोड़ने वाले रेखाखंड को हमेशा उस पर लंब होती है, जो कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा से लंब होती है। तो रेखा L जो है वो लंब होगी त्रिज्या OA। तो A उनका सामान्य बिंदु है, जो कि वृत्त पर भी है और रेखा L पर भी है। तो वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा वह उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। और हमने क्या जाना? हमने जाना स्पर्श रेखाखंड क्या है। तो वृत्त के बाहर कोई अगर बिंदु है, वहाँ से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा उस रेखा में वृत्त पर जो स्पर्श बिंदु है वहाँ से बाहर जो बिंदु है उसकी दूरी, यानी इस आकृति में आप देख रहे हैं ये दोनों रेखाखंड, इसे कहते हैं स्पर्श रेखाखंड, यानी यह स्पर्श रेखा का ही हिस्सा है। और ये दोनों स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। तो रेख DP और रेख DQ सर्वांगसम होते हैं। तो वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं, और इसे वो कहते हैं स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। चलिए हम चलते हैं आज की चर्चा पर। तो आज हम जिन घटकों पर चर्चा करेंगे वे हैं, पहला स्पर्श वृत्त तथा प्रमेय, दूसरा है वृत्त का चाप, तीसरा है केंद्रीय कोण, और चौथा है चापों की सर्वांग समता। सीधे शुरू करते हैं। स्पर्श वृत्त तथा प्रमेय, टचिंग सर्कल एंड थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स।
तो ये क्या है, नाम से ही पता चलता है। चलिए आकृति द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यह एक वृत्त है, उसका एक केंद्र है। यह दूसरा वृत्त है, उसका केंद्र। इसी तरह यहाँ पर 4 वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं और ये एक दूसरे को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 वृत्त एक दूसरे को एक ही बिंदु पर स्पर्श करें, जैसा कि यहाँ पर x और z केंद्र वाले वृत्त y पर स्पर्श कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरा r केंद्र वाला वृत्त, वो भी अंदर जो एक वृत्त है s केंद्र वाला, उसको स्पर्श कर रहा है बिंदु t पर। तो ऐसे वृत्त जो जिनमें एक बिंदु सामान्य है, अर्थात वो एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, उन्हें हम स्पर्श वृत्त कहते हैं। और आप देख रहे हैं ये 2 कंडीशन हो सकता है, या तो वो बाहर बाहर से स्पर्श करे या वो अंदर अंदर से स्पर्श करें। और उनके जो केंद्र बिंदु हैं उनको जोड़ने पर जो रेखाखंड बनता है, उस पर वो जो स्पर्श बिंदु है उससे खींची गई स्पर्श रेखा वो दोनों के लिए स्पर्श रेखा हो गई, सामान्य स्पर्श रेखा, और वह उस जोड़ने वाली रेखाखंड यानी केंद्रों को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब होता है। यहाँ भी देख रहे हैं ये दोनों केंद्रों को मिलाने वाले रेखाखंड को आगे बढ़ाया, टी पर स्पर्श किया है, तो टी पर जो स्पर्श रेखा है वह दोनों के लिए सामान्य है और लंब है। इसका मतलब 2 वृत्त की एक सामान्य स्पर्श रेखा है जो कि स्पर्श बिंदु पर से होकर जाती है, चाहे वह अंतःस्पर्शी वृत्त हो चाहे बाह्य स्पर्शी वृत्त हो। तो किसी प्रतल में स्थित 2 वृत्त उसी प्रतल में स्थित एक रेखा को एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हो तो उन्हें स्पर्श वृत्त कहते हैं। वह रेखा उन दोनों वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखा होती है, ये हमने जाना। और दोनों वृत्त तथा रेखा पर स्थित सामान्य बिंदु को, यानी दोनों वृत्त पर और उस स्पर्श रेखा पर स्थित जो एक सामान्य बिंदु है उसी को सामान्य स्पर्श बिंदु कहते हैं। आकृति में एक जगह y है तो दूसरी जगह t है। और ये पहली आकृतियाँ जो है बाह्य स्पर्शी वृत्त की है और दूसरी है अंतःस्पर्शी वृत्त। स्पर्श वृत्त का प्रमेय देखते हैं। यह प्रमेय क्या कहता है कि अगर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो जो स्पर्श बिंदु होता है वह हमेशा केंद्र को मिलाने वाले जो रेखा है उसी पर वो स्पर्श बिंदु होगा। अर्थात ए भी ये जो रेखा केंद्र से होकर जा रही है उसी पर स्पर्श बिंदु भी होगा, सी भी उसी रेखा पर होती है, यानी ये ए सी बी एक रैखिक हैं। अंतःस्पर्शी वृत्त में भी वही सेम सिचुएशन है, दोनों वृत्तों के केंद्र को जोड़ने वाली जो रेखा है उसी पर स्पर्श बिंदु होगा। तो ए बी से जाने वाली रेखा सी से होकर ही जाएगी। तो बिंदु सी जो है रेखा ए बी पर ही होगा। 2 स्पर्श वृत्तों का सामान्य बिंदु उन 2 वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट बात है उसे याद रखिए बच्चों, जैसे कि ये 2 वृत्त हैं बाह्य स्पर्शी हैं और जैसा कि हमने देखा जो स्पर्श बिंदु है वो केंद्र को जोड़ने वाले रेखाखंड पर ही होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए सी जो है एक वृत्त की त्रिज्या है और बी सी दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। तो बाह्य स्पर्शी वृत्त के जो केंद्र है उनके बीच की दूरी उन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ या योग के बराबर हो गई, वो तो दिखाई दे रहा है।
अगर पहले वृत्त की त्रिज्या r है, r1, दूसरे की r2, तो r1 और r2 मिला देंगे तो AB आ जाएगा, अर्थात केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है। कब? जब वृत्त बाह्य स्पर्शी हो। अगर अंतःस्पर्शी होंगे तो अंतःस्पर्शी होने पर उनके जो केंद्र हैं उनके बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगा? AC, ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, r1 मान लिया, और BC छोटे वृत्त की त्रिज्या r2। तो A और B केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी वह क्या होगी? वह इन त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। किसके बराबर? अंतर, डिफरेंस। तो बड़े त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा देंगे तो अंतःस्पर्शी वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी प्राप्त होती है। इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संग्रह 3.2 पेज नंबर 58 पर है आपके। परस्पर अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर तथा 4.8 सेंटीमीटर हों तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। तो माना r1 3.5 सेंटीमीटर और r2 4.8 सेंटीमीटर हैं। तो अंतःस्पर्शी वृत्त है तो उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा? त्रिज्याओं का अंतर हमने सीखा, इसलिए दी गए वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी, त्रिज्याएं आपको दी गई हैं, प्रश्न में लिखा ही गया है। r1 माइनस r2 माइनस r1 करेंगे क्योंकि r2 बड़ा है, तो 4.8 माइनस 3.5 इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर। बच्चों स्क्रीन पर फॉन्ट थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रश्न सिंपल है, इसलिए यहाँ पर अभी हम ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। प्रश्न कैसे हल करना है ये आपको समझ में आ गया। तो केंद्रों के बीच की दूरी चूँकि अंतःवृत्त है इसलिए अंतःस्पर्शी हैं, इसलिए ये अंतर के बराबर होगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी वैसे ही है, लेकिन बाह्यस्पर्शी हैं। वृत्तों के माप, वृत्तों की त्रिज्याओं के माप दिए गए हैं, तो वही तरीका है। एक को r1 मान लीजिए, एक को r2 मान लीजिए। तो बाह्यस्पर्शी वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी होगा त्रिज्याओं का योगफल। तो निश्चित है r1 प्लस r2 हो जाएगा। बाहर से स्पर्श करते हैं, जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे आपको दिखाई दे रहा है, मान रख देंगे r1 r2 का, और योग जो भी आएगा वह हो जाएगा दिए गए वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। तो आप इसे स्वयं हल करेंगे अपने नोटबुक में। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाने हैं, जिसमें एक बार वो बाह्यस्पर्शी करेंगे, एक बार वो अंतःस्पर्शी करेंगे, यानी अलग अलग चित्र हमें बनाने हैं, और त्रिज्या दोनों की दी गई है। तो पहले बाह्यस्पर्शी केंद्रों के बीच की दूरी हम निकालेंगे, तो उनकी त्रिज्याओं का योग हो जाएगा, और 4 और 2.8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। ये जो दूरी हमें मेरी लंबी 6.8, उतना बड़ा पहले हम अपने नोटबुक पर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, नोटबुक पर एक पट्टी से 6.8 लंबा रेखाखंड खींचेंगे, 0 से शुरू करके 6.8 खींच दिया। अब इस रेखाखंड के अंत बिंदु पर 4 सेंटीमीटर दूर या चाप लेकर, 4 सेंटीमीटर है ना पहला वृत्त त्रिज्या, तो उतना बड़ा त्रिज्या लेकर अंत बिंदु पर गोला प्रकार रखकर वृत्त खींचेंगे। ए पर गोला प्रकार रखेंगे और वृत्त बना लेंगे। तो ये बन गया पहला वृत्त जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। दूसरा अंत बिंदु बी है, तो अपने आप बचा हुआ जो भी है वो 2.8 ही होगा। तो अंत बिंदु बी पर गोला प्रकार रखेंगे और 2.8 त्रिज्या, वो जो बिंदु दिख रहा है स्पर्श बिंदु, वहाँ पर रखकर एक वृत्त बना देंगे।
तो ये हो गया बाह्य स्पर्शी दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर हैं और सी उनका स्पर्श बिंदु है। ओके, अब अंतःस्पर्शी बनाना है इन्हीं त्रिज्याओं का, तो कैसे बनाएंगे? तो अंतःस्पर्शी के लिए केंद्रों के बीच की दूरी, त्रिज्याओं का अंतर 1.2 सेंटीमीटर अंतर है। तो इसके लिए शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करेंगे पहले बड़ी एक त्रिज्या जो 4 है उसको पहले बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर बराबर है। इसके अंत बिंदु पर गोला प्रकार रखेंगे और एक वृत्त खींच देंगे, क्योंकि 4 का तो बन ही गया, तो एक केंद्र बन गया ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का। अब दूसरा केंद्र कहाँ होगा? तो अंतर है 1.2 हमने देखा, तो 1.2 दूरी पर एक दूसरा बिंदु लेंगे, 1.2 दूरी पर वो दूसरे वृत्त का केंद्र होगा जो कि 2.8 हो जाएगा। अंतर हमने देखा है, 1.2 निकल गया 4 में से, तो बचा हुआ 2.8 हो गया। वहाँ पर गोला प्रकार रखकर एक वृत्त बना देंगे। कहाँ पर? बी पर। बी दूसरे वृत्त की केंद्र है, तो ए पर एक वृत्त बना बड़ा वाला, बी से एक वृत्त बना छोटा वाला लाल वाला, और सी पर स्पर्श कर रहे हैं, अंतःस्पर्शी हो गई। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आकृति में ए बी केंद्र वाले वृत्त परस्पर ई पर स्पर्श करते हैं। उनकी सामान्य स्पर्श रेखा एल उन्हें क्रमशः सी और डी बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्तों की त्रिज्या 4 और 6 दी गई है। सी डी की लंबाई बताओ। आकृति क्या है? ये वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, और ये ई बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श। तो ए केंद्र वाला, बी केंद्र वाला, और वो ई पर स्पर्श कर रहे हैं, ये प्रश्न में दिया है। उसके बाद उनकी एक सामान्य स्पर्श रेखा है जो कि जिसका नाम एल है, और वो छोटे वृत्त को सी पर, बड़े वृत्त को डी पर स्पर्श करती है। ये भी बन गया। वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं 4, दूसरे बड़े वाले की 6, ये भी दी गई है। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है? सी डी की लंबाई। तो पूरा प्रश्न मैं हल नहीं करूँगा बच्चों, मैं हिंट दूंगा, समझेंगे आप लोग और अपने नोटबुक पर उसे नोट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे ए और बी को मिला देंगे, जो कि स्पर्श बिंदु ई से होकर ही जाएगा। और हमें पता है ए ई त्रिज्या ही है 4 और ई बी दूसरी त्रिज्या है 6। इसका मतलब ए बी की लंबाई 10 हो गई, पक्का। तो ए बी की लंबाई 10 हमने नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं। तो ए सी जो है वो त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, हमने ये पहले जाना है। उसी प्रकार बी डी जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर, वो भी डी पर लंब है, ये भी हमें पता है। अब हमारा काम शुरू होता है कि सी डी के समांतर, या यूं कहे ए से डी बी पर एक लंब खींचते हैं। जब लंब खींचते हैं तो आप ध्यान से देखें तो ऊपर एक आयत बन गया, नीचे एक त्रिभुज बन गया। तो ए एफ डी सी आयत है और ए एफ बी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आयत यानी सम्मुख भुजाएं इसकी सर्वांग सम होगी, जो भी है। सी डी बराबर ए एफ हो जाएगा, ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा। तो ए सी बराबर डी एफ हो गया 4। तो एफ बी जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि कुल मिला के 6 है। त्रिज्या 6 है तो वो टुकड़ा ऊपर का 4 तो नीचे का 2। अब ध्यान से वृत्त को देखो, समकोण त्रिभुज, कर्ण है 4 धन 6 10, और एक भुजा है 2,
तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। कैसे? समकोण त्रिभुज AFB में पाइथागोरस प्रमेय से हम AF का मान निकालेंगे। और AF का मान निकल गया तो ध्यान से देखो बच्चों, AF जो है वो आयत के CD के बराबर है। AF CD के बराबर है, सम्मुख भुजा। तो CD की लंबाई प्रश्न में पूछा है, यानी AF निकल गया तो वही लंबाई CD की होगी। तो ये काम है, छोटा सा काम हल करने के लिए प्रश्न समझना जरूरी है। तो आयत AFDC में क्या हो जाएगा? AF और CD बराबर हैं, तो जितना AF आएगा वही बराबर CD होगा। चलिए अगली जानकारी, वृत्त चाप, आर्क ऑफ अ सर्कल। चाप क्या होता है? तो किसी भी वृत्त का टुकड़ा, जो परिधि है ना बाहरी, उसका टुकड़ा। जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र बिंदु C, और एक छेदन रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी। छेदन रेखा K ये दो भिन्न बिंदुओं पर काट देती है। इसके कारण वृत्त दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। देख रहे हैं ऊपर एक बड़ा टुकड़ा लाल रंग में दिखाई दे रहा है, यह इसे हम चाप कहते हैं, ये बड़ा चाप है। उसी तरह नीचे भी एक टुकड़ा है, ये छोटा चाप है, दिख ही रहा है। वैसे पहचानेंगे से बड़े चाप में केंद्र बिंदु होता है, तो बड़े चाप को दीर्घ चाप, छोटे चाप को लघु चाप कहते हैं। चाप पर एक एक बिंदु ले लेते हैं, एक पर X, एक जगह Y। तो दीर्घ चाप और लघु चाप दो चाप बन गए। दीर्घ चाप यहाँ पर नाम है AYB, बड़ा वाला चाप AYB, और लघु चाप मतलब छोटा चाप है यहाँ AXB। तो चाप समझ में आ गया, टुकड़ा। तो चाप का नाम सामान्य तौर पर तीन बिंदु से दर्शाएंगे, क्योंकि अगर मैं चाप AB कहूँगा तो AB बड़े वाले का भी नाम हो सकता है, छोटे वाले का भी नाम हो सकता है, यानी लघु चाप भी AB है, दीर्घ चाप भी AB है। तो क्लियर करने के लिए हम तीन बिंदु का उपयोग करेंगे ताकि हमें पता चले एक्चुअल में कौन सा चाप है। वैसे दो बिंदु से भी दर्शा सकते हैं जब कंफर्म हो कि यही चाप के बारे में बात करना है। अगला है केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जानकारियां हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी बच्चों। यह है केंद्र O वाला एक वृत्त, उस केंद्र पर एक कोण बना है, यानी कोण का शीर्ष बिंदु केंद्र पर है। A और B उस कोण पर स्थित बिंदु है जो कि वृत्त पर भी है, और उसका माप थीटा है। हाँ, कोण AOB थीटा है, जो कि केंद्र पर बना हुआ कोण है। और P जो है उस कोण के संगत चाप पर एक बिंदु है, और बिंदु Q जो है वो दूसरी ओर एक बिंदु है बड़े वाले चाप पर। तो जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है उस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। कितना आसान है, केंद्र पर बना हुआ कोण है तो केंद्रीय कोण है। तो कोण AOB जो है वो यहाँ पर क्या है? केंद्रीय कोण है। और केंद्रीय कोण के कारण भी वृत्त दो चापों में बट जाता है, एक दीर्घ चाप और दूसरा लघु चाप। तो वृत्त की छेदन रेखा की तरह ही केंद्रीय कोण द्वारा भी वृत्त के दो चाप बनते हैं। चाप का माप, चाप बन गया, माप क्या होगा? माप कैसे निकालेंगे? तो वृत्त के चाप का माप केंद्रीय कोण से ही संबंधित है। यह है O केंद्र वाला वृत्त और कोण AOB
थीटा यह केंद्रीय कोण है। तो उसका संगत चाप जो है वह लघु चाप है, यानी कोण के अंतर्भाग में स्थित APB जो चाप है यह, और AQB उस कोण के बाहरी भाग में है चाप। तो वृत्त के केंद्रीय कोण द्वारा भी वृत्त के दो चाप बनते हैं, हमने जाना। और कोण AOB यह क्या है? केंद्रीय कोण है। तो ये लघु दीर्घ चाप है, बड़ा वाला, और ये लघु चाप है, छोटा वाला। ये हमने जान लिया। तो वृत्त के लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के बराबर होता है। तो लघु चाप का माप संगत केंद्रीय कोण के बराबर होगा। मतलब कि चाप APB का माप मेजर आर्क APB ये क्या होगा? इक्वल टू एंगल AOB, कोण AOB के बराबर होगा। और AOB थीटा है, तो चाप का माप भी थीटा ही होगा। तो केंद्रीय कोण के संगत चाप का माप केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। यह सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है। तो बचा हुआ चाप यानी जो दीर्घ चाप है उसका माप कितना होगा? तो हमें पता है पूरे वृत्त का माप कितना होता है? 360 होता है। उसमें से छोटे वाले चाप का माप निकाल देंगे तो बड़े वाले चाप का माप अपने आप आ जाएगा। तो दीर्घ चाप का माप अर्थात 360 में से जो लघु चाप है उसको घटा देंगे। यहाँ थीटा है तो थीटा निकाल देंगे, तो वह आ जाएगा दीर्घ चाप का माप। कुछ उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यह O केंद्र वाला वृत्त है, उसमें एक केंद्रीय कोण बना हुआ है जिसका नाम है कोण AOB। इस केंद्रीय कोण में एक संगत चाप है, चाप AXB। तो 80 अंश का अगर केंद्रीय कोण है तो चाप AXB कितना होगा? तो चाप AXB भी होगा इस केंद्रीय कोण के बराबर, अर्थात 80 अंश। कितना हो जाएगा? 80 अंश। तो ये संगत लघु चाप का माप मिल गया। तो संगत दीर्घ चाप का माप कितना होगा अभी हमने सीखा। तो वो लघु चाप को घटा देंगे 360 में से। 360 में से क्या घटाएंगे? लघु चाप का माप यानी 80 अंश। तो यहाँ आ जाएगा 280 अंश। तो इस आकृति में दीर्घ चाप AYB का माप 280 है और लघु चाप का माप 80 अंश है। केंद्रीय कोण से हमको यह पता चला। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक मैंने व्यास खींच दिया P और Q, PQ व्यास। मतलब व्यास का मतलब क्या हुआ? इसके कारण वृत्त दो समान भागों में समान चाप में बढ़ जाएगा। आधा आधा वृत्त हो जाएगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। यानी जो चाप है वो आधा हो गया, यानी वृत्त का आधा हो गया। तो PQ व्यास है, तो जो चाप PYQ दिख रहा है वो क्या हो गया? आधा वृत्त, अर्धवृत्त हो गया। तो चाप PYQ जो कि अर्धवृत्त है तो उसका माप अर्धवृत्त के माप के बराबर होगा। और पूरे वृत्त का माप 360 है, तो आधे वृत्त का माप 180 अंश होगा। तो चाप PYQ का माप 180 अंश। समझ लिया आपने ये आसानी से। अब चलते हैं चापों की सर्वांग समता। माप तो देख लिया, सर्वांग समता भी समझ लेते हैं कि दो चाप सर्वांग सम कब होंगे। ध्यान से देखो, ये वृत्त, ये दूसरा वृत्त, दोनों वृत्त में एक एक चाप लेते हैं और देखते हैं तो उनके जो केंद्रीय कोण है संगत, उनके माप 90-90 अंश है। वृत्त छोटा बड़ा है, त्रिज्या छोटी बड़ी है, लेकिन केंद्रीय कोण 90-90 अंश का है। इसका मतलब जो चाप यहाँ पर बना है AXB, उसका माप 90 अंश, और दूसरा चाप दूसरे वृत्त में जो बना है
पी वाई क्यू वो भी 90 अंश हुआ। तो दोनों चाप का माप समान हो गया है ना, लेकिन वृत्तों की त्रिज्याएं असमान है, ये ध्यान रखेंगे। तो चाप ए एक्स बी वो भी 90 और चाप पी वाई की क्यू वो भी 90 अंश है। तो चाप ए एक्स बी तथा चाप पी वाई क्यू के माप समान हैं, लेकिन क्या वे सर्वांगसम हैं? सर्वांगसम मतलब क्या, एक दूसरे को ढक लेते हैं? नहीं, चाप के माप समान हैं फिर भी वो सर्वांगसम नहीं है। इसका मतलब कि सर्वांगसम होने के लिए कुछ और जानकारी होनी चाहिए। केवल कोण के माप से हम सर्वांगसम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, भले ही उनके माप समान हों। चलिए, तो और जानकारी क्या होनी चाहिए? ये वृत्त, केंद्र, वृत्त और केंद्र, ये चाप और इन चाप का माप केंद्रीय कोण के बराबर। तो 90 अंश का कोण है केंद्रीय, तो चाप भी 90 अंश का हुआ। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, इन आकृतियों में दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान रखी है। अभी हमने पहले असमान थी, अब हमने असमान कर दिया है। तो त्रिज्याएं समान हैं, इसका अर्थ हुआ यहाँ भी अभी भी चाप ए एक्स बी का माप 90 अंश और पी वाई क्यू का माप 90 अंश है, यानी चाप के माप तो समान है, पहले भी था अभी भी है। तो चाप ए एक्स बी चाप पी वाई क्यू के माप समान है। अब क्या चेक करते हैं, क्या ये सर्वांगसम होंगे? बिल्कुल सर्वांगसम है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उनकी त्रिज्याएं समान हैं। तो अब हो गया चाप ए एक्स बी तथा चाप पी वाई की सर्वांगसम है। तो ये कैसे हुआ, किन आधार पे हुआ? तो अब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर दो वृत्त या दो सर्वांगसम वृत्त है यहाँ, क्योंकि उनकी त्रिज्याएं समान है और उनके केंद्रीय कोण के माप समान है, अर्थात चाप के माप भी समान है। चाप ए एक्स बी चाप पी वाई क्यू दोनों के माप 90 अंश इस आकृति में, और त्रिज्याएं भी समान हैं। तो हम देखते हैं कि चाप सर्वांगसम हो जाते हैं। तो दो कंडीशन हुई कि दो चापों की त्रिज्या और उसके माप ये दोनों समान हों, तो वे दोनों चाप परस्पर सर्वांगसम होते हैं। तो चाप सर्वांगसम कब होंगे? जब चाप की त्रिज्या और चाप का माप दोनों ही समान हों। तो चाप ए एक्स बी यहाँ चाप पी वाई क्यू ये दोनों सर्वांगसम हैं, और उसको चिन्ह के रूप में कैसे लिखते हैं? सर्वांगसम का चिन्ह लगा देते हैं बस। तो चाप ए एक्स बी सर्वांगसम चाप ए वाई भी इस तरह से चिन्हों के रूप में लिखा जाता है। प्रश्न संग्रह 3.3 का एक प्रश्न लेते हैं, पेज नंबर 63। आकृति है, ध्यान से देखेंगे। आकृति में सी केंद्र वाला एक वृत्त है, उस पर बिंदु है जी डी ई एफ। उसमें कोण ई सी एफ का माप 70 दिया गया है और चाप डी जी एफ 200 है। तो डी ई का मान निकालना है और चाप डी ई एफ का मान निकालना है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, फिर भी आप देखते जाइए, ध्यान से समझ जाएंगे कि पहले चाप ई एफ जो कि केंद्रीय कोण का संगत है, वो केंद्रीय कोण के बराबर होगा, है ना, केंद्रीय कोण का गुणधर्म है ये। तो कोण ई सी एफ के बराबर होगा, और आकृति में ई सी एफ दिया गया है 70। तो मेजर चाप ई एफ 70 हो गया, पहली जानकारी मिल गई हमें। अब हम देखते हैं सभी चापों को जोड़ेंगे तो एक वृत्त बनता है, यानी चाप ई एफ एक टुकड़ा, फिर चाप एफ जी डी ये टुकड़ा, और चाप डी ई ये तीनों मिलाएंगे तो पूरा वृत्त हो जाता है, अर्थात वह हो जाता है 360, जिसमें ई एफ का मान 70 हमने अभी देखा और एफ जी डी का मान प्रश्न में दिया गया है 200। तो डी ई का मान हम समीकरण द्वारा निकाल लेंगे क्योंकि वही बचा है।
तो आगे हल करेंगे, कितना आएगा 270 धन चाप डी ई बराबर 360। चाप डी ई का माप निकालेंगे, 360 में से 270 घटा देंगे तो मिल जाएगा चाप डी ई का माप 90 अंश। तो आकृति में देखिए चाप डी ई जो है वो 90 अंश का हो गया। अब हमें प्रश्न में ज्ञात करना है चाप डी ई एफ का मान, डी ई एफ जो कि डी ई और ई एफ के बराबर है, दोनों को जोड़कर। तो ये हो गया चाप डी ई धन चाप ई एफ, और डी ई का मान अभी हमने 90 निकाला, ई एफ का मान केंद्रीय कोण 70 है, दोनों मिलाकर हो गया 160 अंश। है ना आसान सी बात। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।